नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के आगे के टॉपिकों की। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। क्या रहेगा? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। तो हमें सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालना है। सबसे पहली बात है, डाइवर्जेंस निकाला किनका जाता है? तो डाइवर्जेंस हमेशा सदिश फलनों का निकाला जाता है। सदिश फलनों का ज्ञात किया जाता है। डाइवर्जेंस हमेशा सदिश फलनों का ज्ञात किया जाता है। किसका ज्ञात किया जाता है? सदिश फलनों का ज्ञात किया जाता है। सबसे पहली चीज है डाइवर्जेंस क्या होता है, किसके लिए ज्ञात किया जाता है? तो डाइवर्जेंस क्या है कि सदिश फलनों का ज्ञात किया जाता है। हम अभी एक बार हमने स्टार्टिंग पिछले वीडियो में बात की थी, तो पिछले वीडियो की बात करें तो हमारे पास डेल ऑपरेटर होता है, इसकी 3 संक्रिया होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं कि अगर हमारा डाइवर्जेंस डेल डॉट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी हो, डेल डॉट में हो, क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हमारा क्या हो जाता है? डाइवर्जेंस कैलकुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइवर्जेंस कैलकुलेट हो जाता है। अगर हमारे पास डेल क्रॉस की संक्रिया है, डेल क्रॉस है अगर हमारे पास डेल क्रॉस की संक्रिया है, हमारे पास डेल क्रॉस है, और डेल क्रॉस में भी क्या होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता था? कर्ल निकल के आ जाता था। क्या निकल के आ जाता था? कर्ल निकल के आ जाता था। एक कंडीशन और है, अगर हमारे पास ओनली डेल है, डेल के साथ क्या होना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। डेल के साथ क्या होना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटी जब डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट होती तो हमारा क्या निकल के आता था? तो हमारा ग्रेडियंट निकल के आता था। क्या निकल के आता था? ग्रेडियंट निकल के आता था। यानी कि हमारे पास क्या निकलवाना चाह रहा है? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकलवाना चाह रहा है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकलवाना चाह रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा किसके लिए निकलता है? सदिश किसके लिए निकलता है? वेक्टर क्वांटिटी के लिए निकलता है, यानी सदिश फलनों के लिए ज्ञात किया जाता है। किसके लिए ज्ञात किया जाता है? सदिश फलनों के लिए ज्ञात किया जाता है। किसके लिए ज्ञात किया जाता है? सदिश फलनों के लिए ज्ञात किया जाता है। तो यहां से हम बात करते हैं कि सदिश फलनों के लिए ज्ञात किया जाता है। अब दूसरी बात, जब हमारा वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जब वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आगे हमारे पास जो मिलने वाली फिजिकल क्वांटिटी है वो कैसी होगी? तो वो कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। तो यहां से ध्यान देखिए कि डाइवर्जेंस ज्ञात करने के पश्चात, देखिए डाइवर्जेंस ज्ञात करने के पश्चात जो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो कैसी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है। डाइवर्जेंस ज्ञात करने के पश्चात प्राप्त भौतिक राशि अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। जब हम सदिश फलनों का डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं और जब सदिश फलन का डाइवर्जेंस हम कैलकुलेट करें, तो हमें जो प्राप्त होने वाली जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी हो रही है। प्राप्त होने वाली क्वांटिटी कौन सी हो रही है? स्केलर क्वांटिटी हो रही है। और हम किसका निकालते हैं? हम वेक्टर का निकालते हैं। किसका निकालते हैं?
डाइवर्जेंस वेक्टर का निकालते हैं, लेकिन हमें प्राप्त कौन सी राशि होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डाइवर्जेंस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, क्योंकि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कैसी राशि है? भौतिकीय अदिश राशि है। कैसी राशि है? भौतिकीय अदिश राशि है। कैसी राशि है? भौतिकीय अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? भौतिकीय अदिश राशि होती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हम किसका डाइवर्जेंस हमेशा किसका निकालेंगे? डाइवर्जेंस हम हमेशा किसका निकालेंगे? तो डाइवर्जेंस निकालेंगे हम किसका? यहां से डाइवर्जेंस जो निकलेगा वो किसका निकलेगा? वेक्टर का निकलेगा। और हमें फिजिकल जो क्वांटिटी प्राप्त होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां से हम बात क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डाइवर्जेंस होता है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। हमारा डाइवर्जेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से हमारे पास तीन चीजें निकल के आई। कौन कौन सी? पहली बात क्या है कि हमारा जो डाइवर्जेंस है किसका निकलता है? वेक्टर फंक्शन का निकलता है। किसका निकलता है? वेक्टर फंक्शन का निकलता है। जब हम वेक्टर फंक्शन के लिए डाइवर्जेंस सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी मिलती है वो कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमारा डाइवर्जेंस भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगा? तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। कैसी क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखो हमें इसको समझना है कैसे हुआ ये स्केलर, इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो जब हम इसको ड्राइव करेंगे फॉर्मूले को, तो ध्यान से देखिए हमने क्या किया? माना एक सदिश क्षेत्र क्या है? ए वेक्टर है। माना एक सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है तथा अल्पांश आयतन मान रहे हैं हम dv। क्या है? अल्पांश आयतन क्या है? dv है। अल्पांश आयतन dv है। अल्पांश आयतन क्या है? dv है। अल्पांश आयतन dv है। तो अगर हमारा कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है और अल्पांश आयतन क्या है? dv है, तो क्या होगा? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस एकांक आयतन से, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस एकांक आयतन से निर्गत मतलब बाहर की ओर, निर्गत मतलब बाहर की ओर, अभिसारित निर्गत फ्लक्स के, एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स के बराबर होगा। निर्गत फ्लक्स के क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? अर्थात सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, अर्थात एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स, क्या लिख सकते हैं? अर्थात एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स, अर्थात एकांक आयतन की स्थिति से, एकांक आयतन की स्थिति से निर्गत फ्लक्स यानी बाहर की ओर निकलने वाला फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स तथा क्या? निर्गत फ्लक्स तथा किसमें ले रहे हैं? आयतन। आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास कई कंडीशन निकल के आती है। क्या निकल के आती है कि पहली बात तो क्या है कि जो डाइवर्जेंस किसका निकाला जाता है? वेक्टर फंक्शंस का निकाला जाता है। और जब हम डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमारा वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, ये कैसी क्वांटिटी होगी? ये स्केलर क्वांटिटी होगी। इसके लिए हमने क्या किया? एक सदिश क्षेत्र ए माना और एक अल्पांश आयतन क्या माना? dv माना। तो हमारा जो डाइवर्जेंस है उस एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स के बराबर होगा, यानी कि φ/dv दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या कहलाएगा? φ/dv। ये क्या कहलाएगा? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट dv बिलोंग्स टू 0 फाई अपॉन dv, फाई अपॉन dv। तो हमें पता है हमने विद्युत क्षेत्र का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था वो क्या निकाला था, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था वो क्या निकाला था कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स की किससे डेफिनेशन से परिभाषा से विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमने क्या निकाला था, फाई इज इक्वल टू क्या है, क्लोज ऑफ सरफेस एस ई डॉट डी एस वेक्टर, ई डॉट डी एस वेक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं, इस फाई की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे तो हमारा पूरा टोटल डाइवर्जेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, फाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, फाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में फाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 में जब हम फाई का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो डाइवर्जेंस ऑफ ए सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, लिमिट dv बिलोंग्स टू 0 क्लोज ऑफ सरफेस एस ई डॉट डी एस वेक्टर अपॉन में dv, ई डॉट डी एस वेक्टर अपॉन में dv, यही हमारा क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाएगा, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाएगा। तो समीकरण, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 2, समीकरण नंबर 2 क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 सदिश क्षेत्र के, समीकरण 2 सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का, समीकरण 2 सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का क्या है, गणितीय रूप है, क्या है, गणितीय रूप है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम पूरे को एक साथ पढ़ सके। हमने इसको क्या कर लिया, थोड़ा सा छोटा कर लिया। देखिए, दिख रहा है आपको, ओके, इतना कर लेते हैं, हम इतना कर लेते हैं इसको, ठीक है, ओके। अब हमें पूरा दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को समझने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहली बात है, जब सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को समझेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को समझेंगे तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस हमेशा किसका निकाला जाता है, वेक्टर फंक्शंस का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है, वेक्टर फंक्शंस का निकाला जाता है। इसमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। और जो हमारा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है, कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। कैसी क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। तो हमारा डाइवर्जेंस कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो ध्यान से देखिए, हमने इसके लिए क्या किया, एक सदिश क्षेत्रफल माना, सदिश क्षेत्र माना ए, और एक अल्पांश आयतन क्या माना, dv माना। सदिश क्षेत्र माना, अल्पांश आयतन माना। हमने माना कि सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स के क्या होगा, बराबर होगा। एकांक आयतन से निर्गत, यानी निर्गत मतलब बाहर की ओर गुजरने वाले फ्लक्स के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि अभिसारित, बाहर की ओर, किसी भी सरफेस से बाहर की ओर जा रहा है, किसी भी वॉल्यूम सरफेस से बाहर की ओर जा रहा है, उसके क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एकांक आयतन की स्थिति में निर्गत फ्लक्स और आयतन का अनुपात यानी रेशियो क्या कहलाता है, रेशियो क्या कहलाता है, हमारा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, देखो
डाइवर्जेंस डी इज इक्वल लिमिट डीवी बिलोंग्स टू 0 फाई अपॉन डीवी। हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं, और फाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, क्लोज ऑफ सरफेस ई डॉट डी एस वेक्टर था। तो हमने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई, मैथमेटिकली फॉर्म आ गई, किसकी आ गई, डाइवर्जेंस ऑफ किसका, वेक्टर फील्ड का, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस की क्या आ गई हमारे पास, मैथमेटिकली फॉर्म आ गई। अब हमारे पास क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग समझना है। फिजिकल मीनिंग समझने के लिए हमें देखो, हमें इसका फिजिकल मीनिंग समझना है। तो फिजिकल मीनिंग समझने के लिए देखो, भौतिकीय अर्थ समझना है। क्या समझना है, भौतिकीय अर्थ। तो फिजिकल मीनिंग समझने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होंगी। फिजिकल मीनिंग समझने के लिए हमारे पास कितनी कंडीशन होगी, 3 कंडीशन होगी कि हमारा डाइवर्जेंस पॉजिटिव कब होगा, हमारा डाइवर्जेंस नेगेटिव कब होगा, और हमारा टोटल डाइवर्जेंस 0 कब होगा। तो इसको समझने के लिए देखिए कि हमने क्या कर लिया, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन देखेंगे तो ध्यान से देखिए कंडीशन को, तीनों कंडीशन एक बार में क्लियर हो जाएंगी। पहली कंडीशन देखिए, हमने एक वॉल्यूम मान लिया, क्या मान लिया, ये वॉल्यूम मान लिया, डीवी मान लिया। हमारे पास इसमें क्या है, सिंक की जो ये इसकी प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, सोर्स की, सोर्स की किसकी प्रवृत्ति होती है, सोर्स की प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है, सोर्स की प्रवृत्ति होती है, यानी स्रोत। स्रोत क्या होता है, स्रोत। स्रोत से ध्यान हो, स्रोत का काम क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन नहीं करता, वो देता है, निर्गत करता है। स्रोत से हम कितनी भी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, किसी भी डीवी अल्पांश आयतन में कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है, आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइनों की संख्या तो होती है कम, और गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइनों की संख्या होती है ज्यादा। गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइनों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। तो हमारा डाइवर्जेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। हमारा डाइवर्जेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा डाइवर्जेंस होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड कंडीशन देखिए, ये हमारा अल्पांश आयतन है डीवी, ये हमारा क्या है, अल्पांश आयतन क्या है, डीवी है। अब इसमें आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइनों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइनों की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। ये किसका काम करता है, ये सिंक का काम करता है। और गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या हो, कम हो। गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या हो, कम हो। तो ये किसका काम करता है, सिंक। क्योंकि सिंक की जो प्रवृत्ति होती है वो ऑब्जर्वेशन की होती है, यानी कि आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन का अमाउंट तो क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन ये रिलीज क्या करता है, कम करता है। जबकि सोर्स क्या काम करता है कि आने वाली तो कम, और जो प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज कर रहा है, वो क्या है, फील्ड ऑफ लाइन ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन में हमारा डाइवर्जेंस कैसा हो जाता है, हमारा डाइवर्जेंस होता है नेगेटिव। हमारा डाइवर्जेंस कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन हो, ये तो 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या हो गई हमारे पास, तीसरी कंडीशन क्या हो गई हमारे पास कि हमारा जो डाइवर्जेंस है, हमारा तीसरी कंडीशन क्या हो गई, ये हमारा सरफेस हो गया डीवी, हमारा क्या हो गया, सरफेस डीवी हो गया। अब यहां से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइनों की संख्या तथा जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइनों की संख्या क्या है, बराबर है। आने वाली बराबर है तथा जाने वाली बराबर है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ना तो इसमें क्या हो, सिंक उपस्थित है, यानी कि ना तो इसमें सिंक उपस्थित है, इसमें ना तो सिंक उपस्थित है और ना ही स्रोत उपस्थित है। ना तो इसमें सिंक उपस्थित है, ना तो इसमें सिंक उपस्थित है और ना ही स्रोत उपस्थित है। ना तो इसमें सिंक उपस्थित है और ना ही स्रोत उपस्थित है। तो इसके अंदर क्या होगा, ना तो सिंक उपस्थित है और ना ही स्रोत उपस्थित है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आ रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या हो रही है, यहाँ से पास हो रही है। तो यानी कि क्या कह सकते हैं कि टोटल डाइवर्जेंस जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। टोटल डाइवर्जेंस क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन हमें कहां देखने को मिल सकती है, ऐसी कंडीशन हमें कहां देखने को मिल सकती है, तो ये कंडीशन देखने को मिल सकती है
ध्यान से देखिए, ये कंडीशन कहाँ देखने को मिल सकती है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी मैग्नेट के अंदर। किसके अंदर मिलेगी? मैग्नेट के अंदर ये हमें कंडीशन देखने को मिल जाएगी। मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर मतलब नोट चुंबक, ये हमारा क्या है? मैग्नेट है। ये हमारा क्या है? मैग्नेट है। ये हमारा क्या है? मैग्नेट है। तो मैग्नेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास होती है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और कहाँ जाती है? दक्षिणी ध्रुव पर जाती है। उत्तरी ध्रुव से निकलती है और कहाँ जाती है? दक्षिणी ध्रुव पर जाती है। उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव पर जाएंगी। तो ध्यान से देखिए कि जो हमारा डाइवर्जेंस जीरो होगा, डाइवर्जेंस क्या होगा? शून्य होगा। इस कंडीशन में ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। ये क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। इस कंडीशन में यानी कि किसी भी आयतन में रखा है, ये किसी भी आयतन में हमने अल्पांश आयतन ये मान लिया कि ये हमारे अल्पांश आयतन में क्या रखा है? जो मैग्नेट रखा है। तो ये जो क्षेत्र होगा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र होगा? चुंबकीय क्षेत्र। इनकी डायरेक्शन क्या होती है? ये एन से एस की ओर, एन से एस की ओर, यानी कि एन से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी? एस की ओर जाएंगी। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पर क्या होती है? एंड होती है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन यहाँ से प्रोड्यूस होंगी और यहाँ रिलीज हो जाएंगी, यानी कि वापस इसी के अंदर आ जाती है। यानी कि क्या होगी? जितनी इन हो रही है उतनी आउट हो रही है, जितनी आउट हो रही है उतनी क्या हो रही है? इन हो रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? टोटल डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्रों के लिए, चुंबकीय क्षेत्रों के लिए, चुंबकीय क्षेत्रों के लिए डाइवर्जेंस का मान, चुंबकीय क्षेत्रों के लिए, चुंबकीय क्षेत्रों के लिए डाइवर्जेंस का मान, चुंबकीय क्षेत्रों के लिए डाइवर्जेंस का मान, डाइवर्जेंस का मान क्या होता है? शून्य होता है। पता चल गया क्यों होता है चुंबकीय क्षेत्रों के लिए डाइवर्जेंस का मान शून्य? जितनी सी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकलती है उतनी कहाँ चली जाती है? अंदर हो जाती है। यानी कि जितनी बाहर जा रही है उतनी फील्ड ऑफ लाइन अंदर, यानी कि टोटल डाइवर्जेंस जीरो होगी। इसीलिए हम चुंबकीय क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? परिनालिकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिनालिकीय क्षेत्र बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लिए इसको, इसलिए हम क्या क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को परिनालिकीय क्षेत्र बोलते हैं। इसलिए परिनालिकीय क्षेत्रों का डाइवर्जेंस भी क्या होता है? परिनालिकीय क्षेत्रों का डाइवर्जेंस भी शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ से हमारे काफ़ी सारी बातें समझ में आई। एक थ्योरम भी हमारे समझ आ गई कि परिनालिकीय क्षेत्रों के लिए डाइवर्जेंस का मान शून्य क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन पास होती है उतनी क्या हो जाती है? वापस अंदर आ जाती है। यानी कि टोटल ना तो उसमें सिंक प्रेजेंट है ना ही क्या है? सोर्स प्रेजेंट है। तो टोटल डाइवर्जेंस क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो एक बार हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को। देखिए सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को रिवाइज कर लेते हैं। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को रिवाइज कर मतलब सदिश का क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस होता है वो किसका, किसके लिए? सदिश फलनों के लिए कैलकुलेट किया जाता है। किसके लिए? वेक्टर फंक्शंस के निकाला जाता है। और जो हमें इसके बाद जो राशि प्राप्त होती है वो कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है। इसका मतलब डाइवर्जेंस कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि है। कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि है। डाइवर्जेंस कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि है। डाइवर्जेंस कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशि है। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए हमने क्या किया? एक सदिश क्षेत्र की कल्पना की। किसकी की? एक सदिश क्षेत्र की कल्पना की और एक अल्पांश आयतन क्या माना? डीवी माना। अल्पांश आयतन क्या माना? डीवी माना। हमें पता है कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है? एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स के बराबर होता है। एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स के बराबर होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस जो एकांक आयतन की जो स्थिति से जो निर्गत फ्लक्स होता है और आयतन का रेशियो, आयतन का क्या? रेशियो यानी अनुपात क्या कहलाता है?
सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट dv बिलोंग्स टू 0 फाई अपॉन dv। हमें पता है इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन निकल के आती है उससे हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमने इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई क्लोज ऑफ सरफेस s ई डॉट ds। तो हमने इस वैल्यू को कहां पुट कर दिया, तो हमने इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया, इक्वेशन में पुट कर दिया। जब हमने इस वैल्यू को इक्वेशन में आ गया तो ये इसका मैथमेटिकली फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। ये किसकी फील्ड, डाइवर्जेंस की क्या हो गई, मैथमेटिकली फॉर्म आ गई। इसका जब हमने फिजिकल मीन समझा, जब हमने इसका फिजिकल मीन समझा तो हमने देखा कि सबसे पहली बात क्या है, जब हमारा डाइवर्जेंस पॉजिटिव कब होगा, कि जब हमारा सोर्स हो, किसी भी अल्पांश आयतन में सोर्स क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, यानी जो फ्लक्स आता है उसको क्या करता है, कम मात्रा में इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन आती है और ये ज्यादा मात्रा में क्या करता है, रिलीज करता है। दूसरी बात क्या करता है, सिंक क्या करता है, ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन लेता है, क्योंकि सिंक की प्रवृत्ति क्या होती है, ऑब्जर्वेशन की, और स्रोत की प्रवृत्ति होती है रिलीज करने की, ज्यादा रिलीज करने की। तो यहां से आती तो ज्यादा है ये फील्ड ऑफ लाइन, लेकिन पास कम होती है। तो ये हमारा जो डाइवर्जेंस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ डाइवर्जेंस कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर जितनी फील्ड ऑफ लाइन आ रही है उतनी फील्ड ऑफ लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, यानी कि जितनी इन हो रही है उतनी आउट हो रही है। इसका मतलब क्या है, ना तो यहाँ सिंक अवेलेबल है और ना ही सोर्स अवेलेबल है, तो डाइवर्जेंस क्या हो जाता है, हमारा जीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमने मैग्नेट का लिया कि ये हमारी क्या है, एक मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन क्या जा रही है, एन पोल से एस पोल की ओर जा रही है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एन से निकलेंगी वो टोटल कहाँ जाएंगी, एस पे जाएंगी। जितनी निकल रही है उतनी क्या हो रही है, अंदर आ रही है, इनके टोटल डाइवर्जेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो चुंबकीय क्षेत्रों के लिए डाइवर्जेंस का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्रों के लिए डाइवर्जेंस का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। डेल डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, यानी मैक्सवेल का इक्वेशन है। तो हम मैक्सवेल की इक्वेशन को भी इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, परिनालिकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिनालिकीय क्षेत्र होता है, इसलिए इसके डाइवर्जेंस का मान भी क्या होता है, जीरो होता है। इसके डाइवर्जेंस का मान भी क्या होता है, जीरो होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।